तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो गाइस हम इंडियन पॉलिटी में मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके थे। आज हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, यानी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। ठीक है, ये भाग 4 में भाग 3 हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और आज हम भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उसको अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आप लोग अगर नए पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है हमारे चैनल पर जो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है यानी इंडियन पॉलिटी है, वो सभी चैप्टर वाइज हमारे चैनल पर उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सब समझेंगे जो चैप्टर है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यानी भाग 4 से भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। ठीक है, क्या है नीति निर्देशक तत्व उसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए हम बताएं कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बात करेंगे हम सबसे पहले कि नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व होता है वो राज्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड एक देश है, वहाँ से नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, उसकी विचारधारा। नीति निर्देशक तत्व वाद योग या न्याय योग नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। ठीक है, न्यायालय नहीं जाया जा सकता। ठीक है, आगे पढ़ते हम। देखिए नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, लोक कल्याणकारी की राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। कौन? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखिए लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। यानी लोक कल्याण राज्य की विचारधारा जो है वो नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। यहाँ के शाह द्वारा के अनुसार यह चेक है कि जो बैंक की सुविधा आधार पर भुगतान किया जाए। ठीक है, देखिए कि अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान में अनोखी विशेषता कहा है। यानी जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि अनुच्छेद जो 36 है इसमें राज्य की परिभाषा को बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो 36 है वो हमारे राज्य की परिभाषा को बताया गया है। राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है, राज्य का अर्थ होता है कानून बनाने वाली जो संस्था होता है। ठीक है, जैसे संसद, केंद्र सरकार, राज्य और विधानमंडल। जैसे हम बात करें तो संसद, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल, राज्य की सरकार। तो ये राज्य का अर्थ होता है कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है, ये देखिए अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है कि राज्यों की परिभाषा बताया गया है। ठीक है, यानी आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है, राज्यों की परिभाषा को बताया गया है। उसका अर्थ होता है कानून बनाने वाली संस्था। अनुच्छेद 36 क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 36 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 क्या है? इस भाग में प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रतिवर्ती बदलाव नहीं होंगे, लेकिन शासन चलाने के लिए मूलभूत आधार है, राज्य इन्हें लागू करें। ठीक है, ये अनुच्छेद 37 है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 को देख लेते हैं। राज्य लोक कल्याण के वृद्धि के लिए कार्य करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 38 जो कहता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए वृद्धि के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। जैसे राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य की असमानताओं को कम करने का क्या करेगा, वो प्रयास करेगा हमारा अनुच्छेद 38। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन। ठीक है, अनुच्छेद 29 जो है 39 क्या कहता है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। जैसे राज्य सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करे। ठीक है, यानी सामान्य जो जैसे कार्य रहेगा वैसे ही आपको वेतन, ये सैलरी मिलेगा। ये अनुच्छेद 39 में इसमें वर्णित किया गया है। देखिए उसके बाद जो है अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है,
अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। कैसे? देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासकों को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था संचालन किया जाए। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात शासकों को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो अर्थात शासकों को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है ग्राम पंचायतों को एकत्रित करना, विकेंद्रित करना। ठीक है, उसके बाद जो है अनुच्छेद 41 क्या कहता है, देखते हैं। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा या लोक सहायक पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 जो कहता है कि कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायक पाने का अधिकार, जैसे वृद्धावस्था में, बेगारी में, अहीनता में। ठीक है, और बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम वृद्धावस्था पेंशन अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ही अनुच्छेद 41 कहता है कि आप कोई भी दशाओं में हो उसको काम मिलेगा, शिक्षा वो मिलेगा, लोक सहायक में पाने का अधिकार मिलेगा। जैसे वृद्धावस्था है उनको जो है वृद्धा पेंशन योजना के लिए लाभ उठाया जाए, अनुच्छेद 41 में बताया गया है। ठीक है, बेकारी है उसको बेरोजगारी भत्ता के कार्यक्रम के माध्यम से उसको लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि अनुच्छेद जो 42 है काम की न्याय संगत एवं मनोवैचिक दशाओं का प्रसूति सहायता। ठीक है, काम की न्याय संगत और मानवैचिक दशाओं तथा प्रसूति सहायता। ठीक है, महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। ठीक है, ये भी अनुच्छेद 42 में बताया गया है, महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। गर्भावस्था में ही के समय महिलाओं को अवकाश या मातृ अवकाश दिया जाएगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 42 में। ठीक है, और कोई भी महिला क्या करती है संगत उसको काम तो दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई महिला अगर गर्भ अवस्था में के समय महिलाओं को क्या दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, यानी छुट्टी दिया जाएगा उसको। अनुच्छेद 42 में भी ये बताया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी देखिए क्या कर रहा है कि इसमें जो है श्रमिक वर्ग को राज्य के एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए। ठीक है, और मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। ठीक है, जो मनरेगा गांव में होता है तो ये जितने भी अनुच्छेद 43 के माध्यम आधार पर ही चलाए जाते हैं। ठीक है, श्रमिक वर्गों के लिए उसको जो है सरकार क्या कराती है, कामगारों के लिए ये श्रमिक मनरेगा कार्यक्रम प्रस्तुत करती है अनुच्छेद 43 के माध्यम से। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि एक समान सिविल अहिंसा का कॉमन सिविल कोड। ठीक है, यानी अनुच्छेद 44 है एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड, यानी इसका क्या अर्थ होता है कि राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करे। ठीक है, अगर कोई भी राज्य अगर कानून बनाती है तो उसको जो है एक समान लागू करे। ठीक है, जैसे कानूनों को लागू करते समय विभिन्न नहीं होनी चाहिए, अगर कोई कानून लागू कर रहा है तो उसमें जो है कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू है। ठीक है, गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू है। ठीक है, उसके बाद जो है अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि अनुच्छेद 45 सबसे इम्पोर्टेंट है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल अवस्था में तथा शिक्षा देख रेख राज्य करे। ठीक है, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए
बाल अवस्था तथा शिक्षा की देख रेख राज्य जो है राज्य करेगा। ठीक है, ये 46वें संविधान संशोधन 2002 में ही कर दिया गया था। यानी जैसे आंगनवाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 44 के आधार पर चलाया जाता है। ठीक है, 45 के आधार पर चलाया जाता है। यानी 6 वर्ष की आयु के बच्चों के बाल अवस्था में भी शिक्षा की देख रेख क्या करता है, सरकार करता है। और 46वें संविधान संशोधन 2002 में ये कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 46 क्या है कि राज्य अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के अर्थात शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। ठीक है, अनुच्छेद 46 में भी बताया गया है कि जितने भी राज्य की अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं या दुर्बल वर्ग के निःशुल्क कोचिंग संस्था छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगी परीक्षा को शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। ये अनुच्छेद 46 में हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 47 क्या करता है, पोषण आहार स्तर पर, जीवन स्तर पर लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा, सुधार करेगा। क्या है इससे मतलब, समझ लेते एक बार। देखिए अल्कोहलिक पदार्थ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने के लिए जीवन का पोषाहार स्तर पर स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। ऐसा तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, और इसी आधार पर बनाकर बिहार में दारू बंद कर दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 48 क्या है कि कृषि और पशुपालन से संबंध। ठीक है, अनुच्छेद जो 48 है वो कृषि और पशुपालन से संबंध में है। क्या है, राज्य कृषि के विकास के लिए कर्जा, सिंचाई, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के लिए विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के वध पर प्रतिबंध या भारवाहक पशुओं को वध का प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, तो कृषि विकास के लिए कर्जा देती है सरकार, सिंचाई के लिए, बीजों के लिए, पशुपालन के विकास के लिए, अच्छे नस्ल के लिए और पशुओं के वध के लिए प्रतिबंध लगाती है सरकार। ठीक है, अनुच्छेद 49 क्या है कि राष्ट्रीय महत्व में स्मारकों, स्थानों एवं वस्तु का संरक्षण। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व क्या है, हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, स्थानें हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 के तहत सरकार करेगी। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल का स्थान जैसे कंपनी बाग, खुदाई में प्राप्त हुई वस्तु को राज्य नष्ट होने से क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, और हमारा अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। और आखिरी जो है हमारा अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि जैसे अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। जैसे भारतीय विदेश नीति कूटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे से आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक तत्वों नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है। ठीक है,